गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया था वो आप लोगों ने कंप्लीट किया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 10 तो सब कोई डिफिकल्टी आई है किसी को? हाँ सर, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? चेक आउट। The solid like conducting state of gases, free electrons is called as okay। तो उसको क्या कहा जाता है? सोल स्टेट, जेल स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। ये आपको पढ़ाया नहीं है, खैर कोई बात नहीं। इट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा स्टेट, उसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ठीक है, फाइन। और कोई डिफिकल्टी? चले फिर। आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज से हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होता है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो भाई अभी तक हम लोगों ने जो पूरी डिटेल पढ़ी थी वो हम लोगों ने डिटेल पढ़ी थी मैटर के बारे में। हाँ, राइट। और हमने देखा था कि मैटर किस तरह से क्लासिफाई होता है, एग्जाम और उसका डिटेल क्लासिफिकेशन हमने देखा था। हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया था। आज हम बात करेंगे इस मैटर की प्रॉपर्टीज की। जो मैटर होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज शो करेगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है प्रॉपर्टीज हमारी दो टाइप्स की होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। बराबर है। दोनों का डिफरेंस भी मैंने समझाया था। बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? The property that can be explained without changing due to the changing due to change of composition। अगर किसी पर्टिकुलरली मैटर का कंपोजिशन के चेंज होने की वजह से जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, जिस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं ड्यू टू द चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है दैट कैन बी स्टडीड विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन, विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? डन। तो ये हमने देखे थे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम मेजर कर सकते हैं क्या, या फिर मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं तो प्रॉपर्टीज को अगर आपको किसी ने बोला कि डिफाइन द प्रॉपर्टीज, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपको किसी ने कुछ पूछ लिया भाई प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, आप प्रॉपर्टीज बोलते हो बट एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज का मीनिंग सिंपल वे में क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ओके, क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। किसी भी पर्टिकुलरली मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका है। थर्ड पॉइंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। अब आप लोगों को सबको पता है कि मेजर मतलब गिनना, मेजर करना, है ना। हमको पता है मेजरमेंट का मीनिंग होता है मेजर करना, बट एग्जैक्ट क्या? अगर आपको किसी ने पूछ लिया भाई मेजरमेंट का डेफिनेशन क्या है करो, तो फिर इट विल बिकम अ डिफिकल्ट। देखिए हमारे लिए ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका मीनिंग तो हम लोग को पता है, बट एग्जैक्ट उसको साइंटिफिक वे में अगर मुझे डिफाइन करना है तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और मेजरमेंट भी वही चीज है। सबको पता है मेजर करना मतलब गिनना, किसी भी चीज को हमको मेजर करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर पूछा कि ये मार्कर का लेंथ क्या है, तो आप क्या करेंगे? है ना सर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वॉट एवर इट में बी। देन मैंने अगर पूछा कि भाई ये मार्कर का वेट क्या है, तो आप बोलोगे सर 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, वॉट एवर इट में बी। बराबर है। तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट, राइट। डन। तो मेजरमेंट एक्चुअली क्या होता है? मेजरमेंट इज नथिंग बट क्या होता है? वो एक्सप्लेन करता है। किस चीज को एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन द डायमेंशन,
डायमेंशन को एक्सप्लेन करता है विद द यूनिट। अगर हम किसी भी चीज के किसी डायमेंशन को यूनिट के साथ एक्सप्लेन करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज अ मेजरमेंट, तब मैं उसको मेजरमेंट कह सकता हूँ। अब डायमेंशन मतलब क्या होता है, तो देखिए डायमेंशन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है, बट यहाँ डायमेंशन का मीनिंग होता है अ न्यूमेरिक वैल्यू। क्या होता है? अ न्यूमेरिक वैल्यू, बराबर है। डायमेंशन का मतलब होता है एक न्यूमेरिक वैल्यू। और सेकंड चीज होती है कि भाई यूनिट क्या होता है, तो यूनिट का मीनिंग आप लोगों को पता है, बट एग्जैक्टली क्या है वो समझ में आता है हम लोग को। तो यहाँ यूनिट का मतलब होता है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे दैट कॉल्ड बी एज अ यूनिट। ओके, तो मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट में हमेशा दो पार्ट है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है और दूसरा यूनिट होता है, ध्यान में रखना, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1 kg, ओके, तो 1 kg में एक न्यूमेरिक वैल्यू है, कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पर? 1, 1 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, y एक यूनिट होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज का जो मेजरमेंट होता है वो इन दोनों को मिलकर ही बन सकता है, किसी एक चीज को नहीं बन सकता है, ठीक है, डन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिर्फ बोल दिया कि भाई एक है, क्या इस पर्टिकुलरली मार्कर का एक है, क्या है एक? एक क्या है? मैंने कुछ बोला है, यूनिट बोला गया। अगर मैं यूनिट नहीं बोलूंगा तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? एक नंबर है, मतलब ये एक ही मार्कर है, मतलब ये एक ही नंबर में प्रेजेंट है, या फिर ये 1 किलो है, इसका वेट मैं बोल रहा हूँ एक है, या फिर इसका लेंथ बोल रहा हूँ मैं एक है। वो समझ में आएगा क्या आपको? नहीं। आएगा। तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से देने से हम लोग का मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होता है। या फिर अगर मैंने सिर्फ बोल दिया कि भाई इस पर्टिकुलरली मार्कर का वेट जो है केजी है ना, तो सिर्फ मैंने अगर केजी बोल दिया तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि इसका वेट एक्चुअल में कितना है? आएगा क्या समझ में? नहीं। नहीं। नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या इंक्लूड नहीं किया, कोई न्यूमेरिक वैल्यू इंक्लूड नहीं की, जैसे 0.5 वगैरह वगैरह जो भी कोई है, राइट। जब ये दोनों भी चीज प्रेजेंट रहेंगी तभी आप लोग का मेजरमेंट कंप्लीट होता है। तो सवाल ये आता है कि भाई ये मेजरमेंट करना हमारे लिए जरूरी क्यों होता है? देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग को पता चलते हैं, दैट्स व्हाई केमिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो जहां बात एक्सपेरिमेंट्स की आती है, तो एक्सपेरिमेंट्स में आप लोगों को क्या करने होते हैं? ऑब्जर्वेशंस करने होते हैं कि भाई क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको कुछ वैल्यूज और कुछ डेटा को कलेक्ट करना होता है। ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में क्या बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री कौन सी साइंस होती है? केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। और एक्सपेरिमेंटल साइंस से मतलब इसमें क्या परफॉर्म होने वाले हैं? एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होंगे। एक्सपेरिमेंट्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होते हैं ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है डेटा कलेक्शन। फिर ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं इसको हम एनालाइज और प्रोसेस करते हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज मतलब अच्छे से पढ़ते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, डन। और फिर इनको एनालाइज और प्रोसेस करने के बाद में हम लोग क्या बनाते हैं? थ्योरी बनाते हैं या फिर कुछ पोस्टुलेट बनाते हैं। आप लोगों ने काफी सारे थ्योरी या पोस्टुलेट्स को पढ़ा होगा, बराबर है, काफी सारे थ्योरीज, जैसे आप लोग कोई थ्योरी है जो आप लोग को याद है, जैसे न्यूटन्स लॉज या लॉज भी बोल सकते हो आप, लॉज हो गए, थ्योरीज हो गए, पोस्टुलेट्स हो गए, इन सब को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा होना बहुत जरूरी होता है। एंड दैट्स व्हाई हम लोगों को मेजरमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है? आई बात समझ में? हाँ सर। तो जैसे कि मैंने कहा है कि मेजरमेंट में हमेशा दो पार्ट होने चाहिए। कौन से दो पार्ट होने चाहिए हमारे मेजरमेंट में? डायमेंशन और यूनिट। डायमेंशन एंड यूनिट। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। तो रेदर देन डायमेंशन जस्ट कॉल्ड इट एज अ यूनिट, क्योंकि डायमेंशन में आप फिजिक्स में डायमेंशन पढ़ रहे हो तो वही कहीं वो डायमेंशन के साथ कंफ्यूज ना हो जाए, तो जस्ट कॉल्ड इट एज अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो मेजरमेंट में दो चीज होती है, एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी होती है क्या? यूनिट्स। होती है, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन डिस्कशन चलेगा वो होता है यूनिट पर। किस पर? यूनिट पर। तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि भाई यूनिट क्या होता है। क्या होता है यूनिट? फिजिकल प्रॉपर्टी। एक आदि फिजिकल प्रॉपर्टीज, बराबर है। यूनिट क्या होती है? द काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का डायमेंशन होता है, और डायमेंशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, द काइंड ऑफ
या फिर डायमेंशन ऑफ, यहां मैं डायमेंशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैं यूनिट बोल सकता हूँ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो देखिए जनरली 2 टाइप्स के यूनिट्स हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है मेट्रिक सिस्टम, ठीक है डन। सबसे पहला क्या होता है मेट्रिक सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है इंग्लिश सिस्टम, ओके। कौन सा होता है इंग्लिश सिस्टम, राइट। मेट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ये 2 यूनिट पहले यूज किए जाते हैं, बहुत पहले यूज किए जाते थे, ठीक है। लेकिन इनमें से दोनों भी यूनिट का नाम अभी आपने फिलहाल नहीं सुना होगा। आप लोगों ने एक तीसरी यूनिट का नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं SI यूनिट। ओके, बट प्रीवियसली सिर्फ 2 टाइप की यूनिट थी, एक मेट्रिक सिस्टम और एक इंग्लिश सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम जो था ये फ्रांस में डिराइव हुआ था, इट वाज डिराइव्ड इन फ्रांस, जबकि इंग्लिश सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द, जाहिर सी बात है कौन डेवलप करेगा इसको, इंग्लैंड। तो इसमें से ज्यादातर कौन सा सिस्टम ज्यादा यूज होता होगा, तो ये मैं पूछ रहा हूँ कौन सा इंग्लिश। भाई। इंग्लैंड ऐसा पर्टिकुलरली कंट्री था जिसका पूरे आधे दुनिया पर राज हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है हमको लगेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलरली सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम वो ज्यादातर यूज होता होगा, बट ऐसी बात नहीं है। मेट्रिक सिस्टम ज्यादातर यूज होता था इंग्लिश सिस्टम से, बराबर है। बट दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है कि अगर मैं एक जगह पर जाता हूँ वहां एक अलग यूनिट यूज किया जा रहा है, दूसरे जगह पर जा रहा हूँ वहां अलग यूनिट यूज किया जाएगा, तो वहां कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, आप लोगों को पता है क्या, अगर हम मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा जो हमको गिन कर देते हैं वो किस में गिन कर देते हैं, मीटर। करता है। लेकिन वही अगर आप पाइप खरीदने जाओ, ठीक है, तो पाइप वो मीटर के हिसाब से देता है क्या, वो फीट के हिसाब से देता है, किसके हिसाब से देता है, फीट के हिसाब से। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप गए वहां पर, अगर आप सिर्फ कपड़ों की दुकान पर जा रहे हो, पाइप की दुकान पर कभी नहीं गए, तो आपको जनरली मीटर कितना होता है वो समझ में आता है, क्योंकि देखिए जनरली हम जो स्केल यूज करते हैं वो भी मीटर स्केल होती है, सेंटीमीटर स्केल होते हैं। तो आपको पता है कि भाई 5 सेंटीमीटर इतना होता है, 10 सेंटीमीटर इतना होता है, वगैरह वगैरह। 15 सेंटीमीटर की स्केल इतनी बड़ी होती है, बराबर है, और 30 सेंटीमीटर की स्केल इतनी बड़ी होती है, तो 30, 30, 30 और 10, ऐसा 1 मीटर इतना बड़ा होता होगा। ये आप लोग को लगभग क्या होगा ध्यान में आ जाएगा कि भाई मेरा 1 मीटर जो है वो इतना बड़ा होता होगा। लेकिन अगर आपने पाइप खरीदने गए और वो पूछेगा आपको भाई कितना फीट चाहिए, तो फिर आप क्या बोलोगे, इतना चाहिए, इतना चाहिए, समझ में नहीं आएगा ना, राइट। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, यूनिट चेंज हुआ तो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। एक ही, मुझे दोनों की लेंथ ही गिनी है, कपड़ों की भी मैंने लेंथ ही गिनी थी और पाइप की भी मुझे लेंथ ही मैटर थे, लेकिन यूनिट अलग अलग हो गया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनली फिर सभी कंट्रीज ने क्या हो गए, जितनी भी कंट्रीज है दुनिया में, सभी कंट्रीज ने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया यूनिट का, और उसको कहा गया एसआई यूनिट, ओके। अब ये एसआई यूनिट का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट, ओके। सिस्टम डी इंटरनेशनल, या फिर इसको आप सिंपली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हो, ठीक है। बट ध्यान में रखना इसका एक्चुअल लॉन्ग फॉर्म ये है सिस्टम डी इंटरनेशनल, गेट इट, समझ में आ रहा है, ओके। तो अब हम बात करते हैं भाई एसआई यूनिट के बारे में, क्योंकि मेन हमारे लिए यही होते हैं। तो ध्यान में रखना एसआई यूनिट में 3 पर्टिकुलरली टाइप की यूनिट होते हैं, या फिर 2 यूनिट आप कंसीडर कर लीजिए। एक होता है बेस यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो 2 ही यूनिट होते हैं एसआई यूनिट में, एक होता है बेस यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, ओके। ध्यान में आ रहा है, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट।
डिराइव मतलब तैयार होना, डिराइव मतलब तैयार होना। किससे तैयार होगा ये? बेस यूनिट से। बेस मतलब जो खुद ही एक अलग एग्जिस्टेंसी क्या करता है, अलग उसकी एग्जिस्टेंसी होती है, वो किसी और चीज से बना हुआ नहीं रहती है, इट एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी। ओके, तो आपको यहाँ पर बेस यूनिट ध्यान में रखना है। डिराइव यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेस यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो बेस यूनिट होते हैं वो कितने होते हैं? 7। हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर देयर? 7. अब ये सारे बेस यूनिट के आपको नाम पता होने चाहिए, उसके यूनिट पता होना चाहिए, और उसका क्या पता होना चाहिए? उसके आप लोगों को सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ही सिंपल मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन से पर्टिकुलरली फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो 7 यूनिट में यूज होते हैं। ठीक है, देन उसका यूनिट एंड देन उसके एब्रिविएशन। तो ये जो 7 यूनिट है ये आप लोग को बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जो मैं अभी लिख कर दे रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये 7 यूनिट बिल्कुल हमारे दिमाग में फिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? Length. मास। मास का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो क्या होता है? किलोग्राम। और इसका एब्रिविएशन क्या होता है? केजी, स्मॉल के स्मॉल जी। ओके, राइट। सेकंड जो यूनिट होता है हमारा बेस यूनिट वो होता है लेंथ, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एल, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, और जिसका एब्रिविएशन होता है स्मॉल एम। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट वन कौन सा होता है? टाइम। टाइम। इसका फॉर्म होता है स्मॉल टी। हाँ, स्मॉल टी ध्यान में रखना। जिसका एब्रिविएशन क्या होता है? टाइम के लिए हम स्मॉल टी यूज करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, और इसका एब्रिविएशन होता है एस या फिर SEC। ओके, देन फोर्थ जो बेस यूनिट होता है वो कौन सा होता है बताइए? फोर्थ बेस यूनिट Electric current. सबसे पहले तो हम कॉमन वाली बात करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी। क्या होता है वो? कैपिटल टी। और उसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और सिंबल होता है कैपिटल के। डन। देन नेक्स्ट होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक Current. करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल। अरे वो यूनिट होता है कैपिटल आई इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक। ओके, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए। कैपिटल। ओके, देन 6 नंबर का जो बेस यूनिट होता है, उस 6 नंबर के बेस यूनिट का नाम क्या होता है? ल्यूमिनस। कैपिटल ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटेंसिटी। क्या होता है? नेक्स्ट जो होता है वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल आई टू द बेस म्यू। म्यू मतलब वी जैसे जो हम लोग उसको म्यू कहते हैं, आई म्यू। ओके, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला, CANDELA, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CD। ओके, और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हमारा वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसके बैकग्राउंड में तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मैं काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा म्यूट हो जाइए। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, इसका जो सिंपल सिंबल होता है वो होता है स्मॉल n। ओके, इसका जो यूनिट का नाम होता है वो होता है MOLE, मोल। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो सिर्फ OL होता है। हाँ, सिर्फ E कट कर देने का। समझ में आ रहा है? ओके, सो दीज आर द 7 बेस यूनिट। तो ये बिल्कुल 7 बेस यूनिट हमारे दिमाग में होने चाहिए। दिमाग में डाल लो अच्छे से।
ठीक है, वापस एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट बेस यूनिट? मास। सिंबल क्या होता है? एम। एम। यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। केजी। हाँ, पढ़ते टाइम कैसे पढ़ना? मास, स्मॉल एम, किलोग्राम, केजी। गॉट इट? ऐसे पढ़ना। चलो नेक्स्ट क्या है? लेंथ। Small l. स्मॉल एम, Meter. मीटर, Small m. स्मॉल एम। देन नेक्स्ट Time. टाइम। टाइम, सिंबल Small स्मॉल t. टी। Unit Second. second. सेकंड, Abbreviation Small S or और SEC. ओके। देन नेक्स्ट Temperature. टेम्परेचर। टेम्परेचर, Capital T. कैपिटल टी, Kelvin. केल्विन, Capital K. के। देन नेक्स्ट Electric current. करंट। Capital I. कैपिटल आई, Ampere. एम्पियर, Capital E. देन नेक्स्ट Luminous intensity. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आई। आई टू द बेस बी, आई विल बोल देने का। क्या बोलने का? आई विल। ठीक है, हालांकि ये उसका एब्रिविएशन नहीं है, ये उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन भी बोल देंगे आई विल। देन Candela. CD. नेक्स्ट Amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, Small n. स्मॉल एन, Unit mole. मोल। Abbreviation MOL. ओके डन। चलो फिर अभी फटाफट से बताओ सातों के सातों यूनिट। सबसे पहला Mass. हाँ, सिंबल बताते जाओ। मास, एम, किलो, केजी ऐसे बोलते जाओ। पहला मास एम, किलोग्राम, केजी। kg. सेकंड लेंथ एल, मीटर। M. टाइम टाइम, सेकंड। देन चौथा टेम्परेचर टी, केल्विन। कैपिटल के। देन 5 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल आई, कैपिटल ए। देन नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी आईवी, कैंडेला। ओके। तो ये होते हैं हमारे 7 बेसिक यूनिट। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। तो जैसे कि मैंने कहा है, डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होते हैं जो आपके बेस यूनिट से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया। अब एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? L into B. L into B, बराबर है। वेयर L का मतलब लेंथ होता है और ब्रेथ का मतलब क्या होता है? ब्रेथ होता है। लेकिन उसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होता है? लेंथ ही होता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो फिर एरिया का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? Meter square. मीटर। तो यू गेट इट। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हमको है, ये पता है। बट एरिया, ये जो मीटर स्क्वायर है, मीटर 2 बार है और मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। और लेंथ कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट। मतलब ये एरिया जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है, वो किससे बना हुआ है? आपके बेस यूनिट से। तो ऐसे यूनिट जो बेस यूनिट से बनते हैं उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। ओके। अनदर एग्जांपल इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब होता है, बराबर है। और एल का यूनिट होता है मीटर, तो ये हो जाता है मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे? मीटर क्यूब, बराबर है।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 3 लेंथ है और लेंथ क्या है? बेस यूनिट है, मतलब वॉल्यूम आप लोग के लेंथ से बना हुआ है, मतलब बेस यूनिट से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से डेंसिटी बताओ, डेंसिटी कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट है या मास यूनिट है? सॉरी, डिराइव्ड यूनिट है। बेस यूनिट, डिराइव यूनिट। बेस यूनिट कितने हैं? मैंने ऑलरेडी बताया बेस यूनिट कितने हैं आपके पास? 7 7 7। साथ में डेंसिटी था क्या आपके? नहीं। तो फिर वो बेस यूनिट कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई, साथ है तो इसके बावजूद में मैं कुछ लिखूंगा वो सारे के सारे क्या होंगे? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट है। चलो अगर मैंने आप लोग को पूछ लिया कि भाई बताओ मेरे को एक्सीलरेशन जो होता है वो कौन सा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है या बेस यूनिट है? बताओ। डिराइव्ड यूनिट। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आप लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी कौन सा यूनिट है? डिराइव्ड। ये सारी चीजें बेस यूनिट में नहीं है। बेस यूनिट में कितने चीजें हमारे? 7 तो बस ध्यान में रखना, ये 7 चीजें छोड़कर बाकी जो भी चीजें रहेंगी वो सब क्या रहेंगी? डिराइव्ड यूनिट। सिंपल, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? डन। हाँ, अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो हमारी चीज है दैट इज कॉल्ड एज अ सबसाइडरी यूनिट। ठीक है, सबसाइडरी यूनिट। अब देखिए सबसाइडरी यूनिट का मतलब क्या होता है वो भी समझो आप। सबसाइडरी यूनिट, ओके। तो काफी बार क्या हो जाता है कि हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलरली वैल्यूज आ जाती है जैसे 2 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, ओके, 2.0303 इंटू 10 टू द पावर -9 kg, बराबर है। कुछ इस तरह की वैल्यू अभी आप इनकाउंटर होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आगे जो पढ़ना है वो इसी तरह की कुछ वैल्यूज आती रहेंगी। तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल्स या फिर ये फ्रैक्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं, मल्टीपल मतलब इंटू के बाद वाली जो चीजें, इंटू के बाद वाली चीजों का हम कॉमनली क्या कहते हैं? मल्टीपल्स, बराबर है। डन। तो ये जो मल्टीपल्स है या फिर ये चीजें, ये पता है ना 10 के रेज टू द पावर में 3 है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। या फ्रैक्शन कभी कभी आप लोगों को पता है क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसको तो हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते, इसको पावर कहते हैं हम लोग। बट फ्रैक्शन या मल्टीपल जो भी चीजें आपकी आती है उसको हम कहते हैं सबसाइडरी यूनिट। उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको हम? सबसाइडरी यूनिट। और ये सबसाइडरी यूनिट को हम स्पेशल प्रीफिक्स से जानते हैं, प्रीफिक्स से, ओके, इट इज नोन बाय सम स्पेशल प्रीफिक्स से। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब ऐसी चीजें जिससे हम उस चीज को बुलाते हैं। जैसे आपके घर में आपका नाम कुछ अलग होगा और आपको बुलाते होंगे बाल्या, बाली, गधा, पागल, है ना, ये सारे क्या होते हैं? हम लोग के प्रीफिक्सेस होते हैं। हम लोग को हमारे सीधे नाम से बुलाया जाता है घर पर? नहीं बुलाता है, नहीं बुलाता है, ठीक है, सबको ऐसे आड़े टेढ़े नाम से बुलाते हैं। अगर नहीं मम्मी डैडी बुलाएंगे आपके तो आपके भाई बहन तो पक्का ही बुलाएंगे इस नाम से, है ना। आपके नाम का पूरी तरह से ऐसा मतलब तोड़ मरोड़ कर कुछ तो भी अनाप शनाप सा कर लेते हैं और वो बन जाता है फिर आपके प्रीफिक्सेस, राइट। डन। गना बोल देगा, पागल बोल देगा, बयार बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, ठीक है, वो सब प्रीफिक्सेस होते हैं। तो ये जो सबसाइडरी यूनिट होते हैं इनको हम कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस से जानते हैं। अब ये प्रीफिक्सेस के बारे में आप अच्छे से जानते हो। जैसे ये प्रीफिक्सेस में एक कॉमन प्रीफिक्सेस है किलो, ओके। अब भाई अब देखिए, अब दुकान में आप जाते हो, शक्कर लेने जाते हो, आप उसको क्या बोलते हो कि भाई मुझे 1 किलो क्या देना? शक्कर देना। मुझे 1 किलो गेहूं देना, मुझे 1 किलो आटा देना। हम कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे 1 किलोग्राम आटा देना? नहीं। क्या बोलते हैं हम? 1 किलो बोलते हैं या 1 किलोग्राम पूरा बोलते हैं? 1 किलो। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 किलो ही बोलते हैं। बट एक्चुअली ये गलत है, 1 किलो बोलना गलत है, बराबर है, क्योंकि किलो यूनिट नहीं है। किलो सिर्फ क्या है? किलो इज अ स्पेशल। और प्रीफिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? सबसाइडरी यूनिट। सबसाइडरी यूनिट क्या होता है? सबसाइडरी यूनिट क्या होता है?
Multiples. Define Multiple. and multiple. मतलब कौन सी चीज जो मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद हम लिखते हैं, समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद लिखने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। बराबर है? डन। अब जैसे समझाता हूं, जैसे आप लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये वर्ड भी आप लोगों ने सुने हैं, हाँ। है ना? तो देखिए इन सब में कॉमन चीज क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, राइट? ये 3 वर्ड मैं लिख रहा हूं। इन तीनों वर्ड में एक कॉमन चीज है, क्या? मीटर। मीटर। और आपको पता है कि मीटर क्या है? मीटर इज अ यूनिट, बेस यूनिट है एक। बराबर है? अब अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर, तीनों को 1 वैल्यू डाल दी। अब देखिए ये तीनों में मीटर है और तीनों में 1 है, तो ये तीनों चीजें सेम होंगी या अलग अलग होंगी? अलग अलग होती है भाई। तो अब हम किसको रखते हैं कंसिडर? जैसे हम मेन बेसिक यूनिट क्या है हमारा? मीटर। मेन यूनिट क्या है हमारा? सिर्फ मीटर, 1 मीटर। ओके, सो 1 मीटर मतलब हम सिंपली इसको 1 ही लिख लेंगे। 1 मीटर मतलब 1 की वैल्यू। लेकिन 1 सेंटीमीटर मतलब कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 1 इंटू, क्योंकि ये सेंटी जो है, ये सेंटी क्या है? एक प्रीफिक्स है। किसका? सबसाइडरी यूनिट, मतलब मल्टीपल। तो आप लोगों को मल्टीपल करना पड़ेगा, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेंटी। तो सेंटी का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सेंटी का मीनिंग होता है 10 टू द पावर -2। क्या होता है उसका मीनिंग? 10 टू द पावर -2। समझ में आ रहा है? सेंटी का मीनिंग क्या होगा? 10 टू द पावर। तो देखिए अभी ये 1 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख रहा हूं? 1 को मैंने एज इट इज लिख लिया। सेंटी की जगह मैंने क्या लिख लिया? सिर्फ सेंटी की 10 to the power -2। सेंटी की जगह मैंने लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। और फिर मीटर है तो मैं एज इट इज लिख लूंगा मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर हो रहा है मेरा? 1 into 10 to the power -2 -2 मीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना? हाँ या? ओके, अब हम 1 मिलीमीटर को लिखते हैं। तो 1 मिलीमीटर को हम कैसे लिखेंगे? पहले 1 को एज इट इज लिखेंगे। अब मिली, आप लोगों को पता है कि मिली एक प्रीफिक्स है किसका? सबसाइडरी यूनिट का। और सबसाइडरी यूनिट मल्टीपल होता है, तो मतलब मैंने मल्टीपल लिख लिया। अब मिली मतलब किसका मल्टीप्लाई होगा? 10 टू द पावर में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मिली मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -3 होता है। और मीटर को मैं एज इट इज लिख लूंगा। ओके, तो 1 मिलीमीटर मतलब कितना मीटर होगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, सेम इसी तरह से अब 1 किलोमीटर को मैं लिखूंगा। तो 1 एज इट इज लिखा जाएगा। मीटर, किलो। किलो क्या है? प्रीफिक्स है। किसका प्रीफिक्स है? सबसाइडरी यूनिट का। सबसाइडरी यूनिट मल्टीपल होता है। मल्टीपल होना है मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किलो का मीनिंग पता होना चाहिए। तो किलो मतलब 10 टू द पावर क्या होगा? 3 होता है, +3। सो 10 टू द पावर 3 मीटर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। राइट। तो इस तरह से ये जो वर्ड है सेंटी, मिली, किलो, ये सब के सब क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं, या ये स्पेशल प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि सबसाइडरी यूनिट का पार्ट होता है, जो कि मल्टीपल होते हैं आपके मेन यूनिट्स के। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। ऐसे काफी सारे प्रीफिक्सेस होते हैं जिसके फोटोज मैं निकाल कर आपको भेज दूंगा। आपको वो प्रीफिक्सेस ध्यान में रखने। समझ में आ रहे हैं? ये कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस है जो आप लोगों ने अभी तक आप लोगों के ध्यान में आ रहे थे, इसलिए मैंने ये बता दिया। एक और प्रीफिक्स है जो आप लोग के दिमाग में अच्छा खासा है, 1 MB। आप लोगों को ये पता है ना, 1 MB, 1 GB, ये सुना होगा ना आपने? 4 GB। हाँ सर। तो यहाँ पर पता है बी का मतलब क्या होता है? सब में बी कॉमन है। बी का मतलब बाइट। तो बाइट्स एक यूनिट है। बाइट्स एक क्या यूनिट है। लेकिन इसमें एम का मतलब क्या होता है बताइए? एम का मतलब
मेगाबाइट। मेगा होता है, वेरी गुड। जी का मतलब क्या होता है? गीगा। गीगा होता है। गीगाबाइट। के भी होता है, के का मतलब क्या होता है? डेटा। के का मतलब होता है किलो। ओके, अब इनके मीनिंग पता होना चाहिए। मेगा मतलब क्या? जैसे किलो मतलब क्या होता है? व्हाट इज किलो? किलो क्या होता है? अभी तो पता है किलो का मीनिंग क्या होता है? 10 to the power 3। गीगा क्या होता है? 10 to the power 6। सॉरी, मेगा क्या होता है? 10 to the power 6। और गीगा क्या होता है? 10 to the power 9। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? राइट। तो आप बोलते हो ना मेमोरी, मेमोरी कार्ड, मेमोरी, राइट। तो ये सब होती है। मेमोरी का यूनिट होता है बाइट। ओके, और जितनी ज्यादा मल्टीपल होंगे उतना ही ज्यादा उसकी मेमोरी बढ़ती जाएंगी। अब ये मल्टीपल मतलब जैसे मैंने समझा था, 10 to the power 6 का मीनिंग क्या होता है? 10 के ऊपर या 1 के ऊपर? 10 to the power 6 का मतलब 1 के ऊपर 60। 1 के ऊपर 1 के 6 ऊपर 60। 1 के ऊपर 90। पर 90 होता है। तो आप जितने जितने जीरो बढ़ाएंगे नंबर बढ़ते जाएगा ना, मेमोरी बढ़ती जाएंगी। सिंपल है। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक नोटेशन। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इसको मैं शॉर्टली समझा देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अभी देखिए केमिस्ट्री में ना हम लोग बहुत ही छोटी छोटी चीजों को पढ़ने वाले हैं भाई। देखिए जैसे मैं कंसिडर करता हूं कि ये एक इंसान है। ओके, ये इंसान जो है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, अनगिनत मॉलिक्यूल्स। कंसिडर कर लो, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, 1 करोड़ मॉलिक्यूल है। ठीक है, और फिर मैं ये बोल रहा हूँ इसमें से हर एक मॉलिक्यूल में 1000 एटम है। कितने एटम है? 1000 एटम है। तो फिर टोटल एटम्स कितने हो गए इसमें? 1 करोड़ मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल में 1000 एटम। तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम होंगे? और 3 जीरो बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ 7 जीरो और 7 के ऊपर और 3 जीरो बढ़ेंगे। मतलब कितने जीरो हो गए अभी टोटल? 10 जीरो होंगे। ठीक है, अब अगर सोचो मैंने इस आइटम को कैलकुलेशन में यूज कर लिया कि भाई हमारे बॉडी में जितने आइटम्स है उस आइटम को मुझे मल्टीप्लाई करना है एक पर्टिकुलरली गिवन नंबर, और वो गिवन नंबर भी बहुत लंबा चौड़ा होगा, जैसे फॉर 6.022 और बहुत सारे जीरो। ठीक है, 6022 इंटू बहुत सारे जीरो, 23 जीरो, 23 जीरो। ठीक है, 23 जीरो है इसमें। हाँ, और इसमें 10 जीरो है। तो मुझे बताओ ये जो कैलकुलेशन रहेगा ये काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? राइट। तो इसीलिए लंबे चौड़े नंबर्स को शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। समझ में आ रहा है? साइंटिफिक नोटेशन सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं? लंबे चौड़े नंबर्स को शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस फॉर्म में किया जाता है, कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल N मतलब एक सिंपल इंटीजर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चीज, इसमें एक के ऊपर कितने जीरो थे? 10 जीरो थे। तो इट कैन बी रिटन एज अ 1 मतलब n जो कि एक सिंपल इंटीजर है, और 10 जीरो है। 10 जीरो मतलब मैं क्या लिखूंगा? 10 टू द पावर 10 बराबर है।